हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड दैट चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। हम एक यूनिट कर रहे हैं जिसमें 3 चैप्टर हैं। द फर्स्ट वी हैव डन दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। दिस इज द थर्ड यूनिट ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम थर्ड यूनिट कर रहे हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं। दिस यूनिट इज ऑफ 12 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर की आती है। एक 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो भी यही यूनिट कंटेन करती है। 12 में से एक 6 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनदर चैप्टर। सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द चैप्टर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर दो चीजें एक दूसरे के बराबर होती हैं, बैलेंस में होती हैं। उस स्थिति को, उस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहा जाता है। फिर वो चाहे मार्केट इक्विलिब्रियम हो या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम हो, इकोनॉमी का बैलेंस। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी के बैलेंस की। सो अबाउट व्हाट द इकोनॉमिक बैलेंस इज, जहां पर एग्रीगेट डिमांड हमारी इकोनॉमी की और एग्रीगेट सप्लाई, इसको जज करने की कोशिश करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। सेकेंड थिंग, शॉर्ट रन। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ये पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी आर स्टडिंग केन्सियन थ्योरी। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया दैट कि different economics has given different theories about the economy study जो करते हैं वो लोग, उसके बारे में different theories देते हैं। तो केन्स ने जो थ्योरीज दी हैं वो आपके सिलेबस में है और हम केन्सियन थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जो पढ़ेंगे वो केन्सियन थ्योरी पढ़ रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस? द शॉर्ट रन. Short run means in which we are emphasizing on the employment level of the economy versus the output. Means केन्स ने थ्योरी दी है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उतना ही आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स जो है वो बढ़ती हैं। केन्स ने अपनी पूरी थ्योरी इस बेसिस पर दी है। यहाँ पर देखो, अगर आप बात करें तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी तो आउटपुट बढ़ सकता है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है तो भी तो आउटपुट बढ़ सकता है, isn't it? बट केन्स ने अपनी थ्योरी में टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी उसको कांस्टेंट माना है। यहाँ पर उसने इस थ्योरी को कांस्टेंट माना है। उसने कहा टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानते हैं तो हम इस थ्योरी पर चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जितना एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है उतना आउटपुट जनरेट होता है, क्योंकि आउटपुट का मतलब एस होता है। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग। अब बात यह कि हम इस चैप्टर के अंदर इनकी बात क्यों कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के आउटपुट। आउटपुट मीन्स द एस, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द होल इकोनॉमी। आउटपुट फिनिश गुड्स, तैयार माल, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट की बात हम क्यों कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितनी एम्प्लॉयमेंट किस इकोनॉमी में होती है उतनी इनकम जनरेट होती है और उतनी ही डिमांड एक इकोनॉमी में बढ़ती है। आपके घर में जितनी ज्यादा इनकम आएगी आप उतना ही गुड सर्विसेज का डिमांड जो है वो ज्यादा करेंगे। सो दैट इज व्हाई केन्स ने एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट जो है, उस एम्प्लॉयमेंट से इनकम जनरेट होकर एग्रीगेट डिमांड जो है वो इकोनॉमी के अंदर सारी गुड सर्विसेज की होने वाली डिमांड को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। सो उसने इस पर एम्फसाइज किया और उसने यहाँ पर टेक्नोलॉजी को कंसीडर नहीं किया है कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी आउटपुट पर कोई फर्क आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से फर्क आता है टेक्नोलॉजी पर, सो एडी विल नॉट इंक्रीज इन एनी इकोनॉमी। इनकम जनरेशन जो है जिसको हम एम्प्लॉयमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, दैट विल नॉट वर्क ओवर हियर।
तो अभी मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको कि हम केन्सियन थ्योरी पढ़ रहे हैं। केन्सियन थ्योरी में केन्स ने एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के बेसिस पर इस थ्योरी को दिया है कि किसी इकोनॉमी में जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उतना आउटपुट बढ़ता है। टेक्नोलॉजी को यहाँ पर कांस्टेंट माना गया। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट कि इन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मैं ना यहाँ पर हालांकि विल डू द अप्रोच को भी फर्दर करेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए क्लियर करने के लिए मैं ये बात बता दूं, इक्विलिब्रियम का मतलब एक इकोनॉमी का बैलेंस होना जरूर होता है, जहां पर किसी भी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड उसकी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है। बट दिस इज नॉट लाइक, ऐसी सिचुएशन नहीं है ये कि जो इकोनॉमी में बनी रहती है, ऐसा नहीं है। क्या हर वक्त इकोनॉमी में ऐसा ही होता है कि एग्जैक्टली जितनी डिमांड होती है, एग्रीगेट डिमांड होती है इकोनॉमी के अंदर, क्या प्रोड्यूसर्स जो है उतना ही प्रोड्यूस करते रहते हैं? नो, डिसइक्विलिब्रियम्स मे बी देयर इन द इकोनॉमी। डिसइक्विलिब्रियम्स हो सकते हैं इकोनॉमी के अंदर। अब ये डिसइक्विलिब्रियम क्या है? डिसइक्विलिब्रियम एक वर्ड है, डिसइक्विलिब्रियम, जहां पर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं है। तो इकोनॉमी के अंदर ये सब चीजें चलती रहती हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस है ये कि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम and this is, suppose this is equilibrium. Equilibrium means they both are equal to each other, and if one is greater than the another, if this one is greater than this, so these are called the disequilibriums. एक इकोनॉमी के अंदर ये ongoing process होता है, इकोनॉमी disequilibriums होना, फिर इक्विलिब्रियम पे स्टक ऑफ होना, फिर उसका डिसइक्विलिब्रियम हो जाना, दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, तो these are the base of this chapter. मैं फिर कह रही हूँ ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी नई है, सो मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रेडी करना है वो भी आप लोगों को बताऊंगी। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक वन अप्रोच ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के अंदर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने की दो अप्रोचेस आपके सिलेबस में है। फर्स्ट अप्रोच इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। अनदर अप्रोच इज दैट इज व्हेन द सेविंग ऑफ द इकोनॉमी इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी। वी विल टॉक लेटर, जब हम इसको पढ़ाएंगे हम आपको बताएंगे। ये दो अप्रोचेस है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, सो आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो आपकी अप्रोच ये वाली है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये अप्रोच मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर आते हैं। एडी इज इक्वल टू एएस अप्रोच। आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही इसका क्वेश्चन मिलेगा कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच को आप कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या थ्योरेटिकली आपको लिखना है इसके अंदर, क्या आपको इसके लिए टेबल बनानी है, जो आपको टेबल यहाँ पर दी गई है। अभी मैं इस टेबल को कंप्लीट करके आपको बताऊंगी कि हाउ कैन यू मेक द टेबल बाय योर ओन डिजिट्स। फाइन, हाउ कैन यू मेक द कर्व ऑफ दैट, आप उसका कर्व कैसे बना सकते हैं, एंड लास्टली आप उसकी ऑब्जर्वेशन कैसे लिख सकते हैं। सो एडी इज इक्वल टू एएस। एक इकोनॉमी के अंदर ये स्थिति बनी रहती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के एग्जैक्टली बराबर आ जाती है, तब जब हमारा प्लान्ड डिमांड जो है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो खरीदने को तैयार है, जितनी चीजें उसको प्लान्ड डिमांड कहते हैं इकोनॉमी की, वो हमारी प्लान्ड सप्लाई के बराबर हो जाती है तब। सप्लाई के बराबर हो जाती है तब। ठीक है, तो इस चीज को बस हमें प्रूव करना है। ऑल्दो डिसइक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है हमेशा बराबर ही हो। मैंने आपको बताया
कि वो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होते हैं जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आई एम गोइंग टू टेल यू कि जब ये बराबर आ जाते हैं और जब ये बराबर नहीं होते हैं तब की बात हम तब की भी बात करेंगे. नाउ कम टू दिस टेबल. आई हैव टोल्ड यू दैट एग्रीगेट डिमांड जो है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. पहले भी पढ़ाया है प्रीवियस चैप्टर में कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है. इन दोनों को मिला करके आपका एग्रीगेट डिमांड बनता है, जिसका दूसरा नाम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी मैंने आपको बताया है. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों एक्सपेंडिचर मिला करके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और यू कैन से एग्रीगेट डिमांड. फाइन. सो एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे C प्लस आई को लेकर के. सो जो टेबल मैंने यहाँ पर बनाई हुई है ना, ये जो टेबल, इसमें प्रीवियस कुछ बातों को ध्यान में रखा गया है. वो कौन सी कि मैंने कंजम्पशन को 0 से स्टार्ट नहीं किया है इस टेबल के अंदर. आप अपने फिगर्स ले सकते हैं, कोई भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसमें एक टेबल ऐसी जिसके अंदर इक्विलिब्रियम भी आए, डिसइक्विलिब्रियम भी आए, मतलब ऑल द एस्पेक्ट्स वी हैव टू टेक इन दिस टेबल. सो सबसे पहली बात जो आपको भी अपने फिगर्स से अगर आप टेबल बनाते हैं तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, वो ये ध्यान में रखनी है कि आपको कंजम्पशन को 0 से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता है. ठीक है. वेदर योर इनकम इज 0, फर्स्ट थिंग जो मैंने इस टेबल में ध्यान रखी है. द सेकेंड थिंग, you can see the investment is 10 10 10 10 10 same figures at every level of output. मेरा जो investment है that is 10, that is constant, autonomous investment. एक और दूसरा concept पहले के बाद first thing C plus I, the second is when income is 0, consumption cannot be 0. ठीक है. थर्ड थिंग इन दिस टेबल, इस टेबल के अंदर तीसरी चीज जो मैंने लिया है वो लिया है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. ये चीज भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में इस स्टडी को कर रहे हैं, हम इंडिया के बारे में अगर इसको करते हैं, तो हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट लेते हैं जिसका इनकम से कोई रिलेशनशिप नहीं है कि इनकम अगर बढ़ रही है, वाई मीन्स इनकम अगर बढ़ रही है तो हम इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाएं. ऐसा कुछ नहीं होता है. ऐसा क्यों नहीं होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब हमारी जो इनकम होती है उसमें से पहले हम कंज्यूम करते हैं, जब हमारा कंजम्पशन पूरा हो जाता है तो हम फिर उसमें से कुछ बचाते हैं, सेविंग जिसको कहते हैं, और फिर वो सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट बनती है. लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में इस इनकम से कंजम्पशन ही पूरा नहीं होता है. इसलिए यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में सोचा जाए तो ठीक है. अगर आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर सोच रहे हैं तो आपको लगेगा कि हमारे घर में तो सेविंग बचती है. हाँ, दिस इज द सिचुएशन. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम से ज्यादा है, तो सेविंग्स तो है ही नहीं, हम तो नेगेटिव एस पे हैं, इनफैक्ट बोरोइंग्स पर हैं हम लोग. तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो इसी में से होता है. बट फिर भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एक पर्टिकुलर बजट बनाया जाता है, चाहे वो फिर उधार लेकर ही क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी तब तक ग्रो नहीं कर सकती है जब तक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होगा. उसकी जो वो इनकम बढ़ाना चाह रहा है वो मल्टीप्लाई नहीं होगी. इन्वेस्टमेंट से इनकम मल्टीप्लाई होती है, ये भी हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे. विल टेक दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर. सो इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है. अगर आप इस पर सोच के करो कि इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है तो फिर इनकम को आप नहीं बढ़ा सकते. हम हमेशा ही इसी सिचुएशन पे बने रह जाएंगे.
सो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, बट उसका इनकम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो एक पर्टिकुलर लेवल पर होता है। तो हमने यहाँ पर छोटे छोटे फिगर्स लिए आप लोगों के लिए, एज यू आर स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट टाइम। तो 3 चीज़ें मेरी टेबल में फिर बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। मेरी टेबल में मैंने किया है C प्लस आई। सेकेंड मैंने किया है जब इनकम इज 0 और कंजम्पशन कैन नॉट बी 0, कंजम्पशन विल नेवर बी 0, एंड द थर्ड वन आई हैव टोल्ड यू दैट इज ऑटोनोमस investment. I have taken my investment same as at every level of output in fact. ठीक है, तो अब हम अपना AD कैलकुलेट करते हैं। AD C प्लस I, दिस विल बी 30, 40, मैं इनको ऐड करती जा रही हूँ। दिस इज 50 एंड दिस इज 60, 70 एंड दिस इज 80, फाइन। और दिस इज AS, Y को ASP कहते हैं, ये भी पहले बता चुकी हूँ। जितनी किसी कंट्री के अंदर सप्लाई होती है उतनी इनकम जनरेट होती है। किसी इकोनॉमी में जितना वैल्यू एडिशन होता है, जितनी चीज़ें बन करके तैयार होती हैं, सप्लाई होती हैं, उतनी इनकम जनरेशन होती है किसी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं इस अप्रोच के ऊपर। सो कैन यू सी दैट पॉइंट इन दैट, क्या आप इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट देख सकते हैं जहां पर आपका AS और AD एक दूसरे के बराबर आ रहा हो? सो हम यहां पर देख सकते हैं दैट दिस इज 60 एंड दिस इज 60. सो एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट आर इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम. यहां पर गुड सर्विसेज की डिमांड, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से की गई हो डिमांड, चाहे कंजम्पशन पर्पज से की गई हो वो डिमांड की जाने वाली एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है. सो दिस इज द पॉइंट वेयर इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम. सो व्हाट अबाउट द रेस्ट पॉइंट्स? ये जो जितने भी हमारे यहाँ पर बचे हैं पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर आप बात करें, ये वाले पॉइंट बचे हुए तो इनको क्या बोलेंगे आप? These are the disequilibriums of the economy, of course. So जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशंस बनी रह सकती हैं. जब हम डिसइक्विलिब्रियम्स पर होते हैं तो इक्विलिब्रियम कैसे स्टॉप ऑफ होता है, वी विल टॉक लेटर. अभी बात ये है कि इक्विलिब्रियम यहाँ पर हमारा हो रहा है, एंड रेस्ट ऑफ द स्टेजेस ऑफ दिस टेबल आर शोइंग द डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी. ये सब डिसइक्विलिब्रियम को शो करती है इकोनॉमी के अंदर. फाइन. सो हमने अपना AD इज इक्वल टू AS को फाइंड आउट किया. इन सिचुएशंस में क्या होता है जब डिसइक्विलिब्रियम होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. लेट मी कंप्लीट द कर्व ऑफ द इक्विलिब्रियम. फाइन. चलो अब हम इसके लिए कर्व बनाते हैं अपना. सो हियर I am pointing out the income over here, AD. Fine. हम इनको अलग अलग भी बना सकते हैं. अलग अलग कैसे बना सकते हैं? Look at that. Why I have told you at the 45 always, इसके लिए रीजन बता चुकी हूँ. हम ये मानते हैं कि जितना जो है इकोनॉमी में आउटपुट होता है उतना ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है. 45 डिग्री पर आपका Y. ठीक है, हम इनको ना अलग अलग बनाते थे. कंजम्पशन जो 20 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर कंजम्पशन 20 से स्टार्ट होता है. ठीक है, 20 से स्टार्ट करते हैं कंजम्पशन को, और दिस इज योर कंजम्पशन मीन्स द C कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम 20 व्हेन द इनकम इज 0. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं C फंक्शन में, अगर आपको याद आ रहा हो तो C फंक्शन में पढ़ चुके हैं. ठीक है. Now our investment is 10 and constant at every level of output. हर level output पर. So here suppose this is 10 and every level of output, or you can say income. So this will be constant at every level of output.
हर लेवल ऑफ आउटपुट पर ये 10 ही रहने वाला है. इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दिस इज अ इन्वेस्टमेंट कर्व. अगर आप इस कर्व को स्टेप वाइज बनाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कितनी सारी लाइन्स इसके अंदर हैं. बिकॉज आप सडनली बुक के अंदर देखते हो एंड ट्राई टू मेक योर कर्व इन अ रॉन्ग मैनर, तो वो लाइन इधर उधर हो जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल y बनाना है आपको, फिर c बनाना है जो 0 से शुरू नहीं होना चाहिए. i कांस्टेंट लिया है मैंने और c प्लस आई. फर्स्ट c प्लस आई कितने पे स्टार्ट है मेरा? c प्लस आई, दैट इज ad, दैट इज एट द 30. So this is your 10, this is your 20, and here we will take the 30 and I will start my AD curve from the 30. 30 से शुरू करने वाले हैं मैं, and it will be definitely parallel to your C curve. ये आपके C curve के पैरेलल आएगा. बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस क्या है आप बताइए? AD इज इक्वल टू C प्लस आई. AD माइनस C इज इक्वल टू I. AD minus C is equal to I. And your I is constant, which is 10 at every level of output. Fine. So this will definitely be parallel to C axis. आपका AD और C जो एक दूसरे के पैरेलल आपको बनाने हैं. So this is overall about the curve. अब हमको इस कर्व के अंदर ढूंढना है, दैट इज अवर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी, जहां पर एडी, ये सबको एक्सप्लेन करते हुए आपका कहां पर y और यू कैन से as इज इक्वल टू एडी. अभी इतने सारे इंटरसेक्शंस में, बहुत सारे इंटरसेक्शंस हैं यहाँ पर, इतने सारे इंटरसेक्शंस में आपको फोकस कहाँ करना है? जहां पर आपका as आपके AD के बराबर है. तो जहां पर AS और AD इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यू हैव टू फोकस देयर. सो आपका AS और AD का इंटरसेक्शन है ये पॉइंट, बाकी इंटरसेक्शंस नहीं है. ये पॉइंट है आपका जहां पर आपका AD और AS एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है. सो मीन्स at this level of output, your economy is in equilibrium. ये वो लेवल ऑफ आउटपुट है जहां पर इकोनॉमी में होने वाली गुड सर्विसेज की डिमांड और इकोनॉमी में होने वाली गुड सर्विसेज की सप्लाई, जो सप्लायर करता है, दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर एंड आवर इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम. एक बार फिर मेंशन करना चाहूंगी, दिस इज नॉट द कांस्टेंट सिचुएशन इन द इकोनॉमी की बनी नहीं रहती है. इकोनॉमी में आती जाती रहती है सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम्स भी बनते रहते हैं. ठीक है. सो इस अप्रोच के थ्रू, केन्सियन थ्योरी की इस अप्रोच के थ्रू, वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल. हमने यहाँ शेड्यूल में फाइंड आउट किया कि हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या है. ये 60 है, तो यू कैन मेंशन द 60 ओवर हियर. आप अपने कर्व में यहाँ पर 60 मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 60 पर AS और AD एक दूसरे के बराबर था. In my further videos, I'll let you know when the disequilibrium situations is there in the economy. इकोनॉमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन अगर होती है, तो उससे दोबारा इक्विलिब्रियम क्या बनता है, कैसे बनता है, इकोनॉमी में क्या क्या इफेक्ट आते हैं डिसइक्विलिब्रियम के. विल फर्दर डिस्कस इट फर्दर. वन मोर थिंग आई जस्ट वुड लाइक टू टेल यू हियर, अगर आप इस कर्व को इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप एक बहुत सिंपल सा कर्व इसके लिए बना सकते हैं. दिस इज एक्सप्लेन्ड कर्व, वेरी सिंपल कर्व यू कैन मेक ओवर हियर, that is AS, or you can say Y, that is at the 45. Some students will prefer this. So you can make a curve like that. वो भी बन सकता है आपका. And this is your AD. It is started from 30. 30 से शुरू हो रहा है. So I have made my AD over here.
सो मैंने यहाँ पर एडी के कंपोनेंट्स के कर्व नहीं बनाए हैं, एडी के कंपोनेंट्स है सी मैंने नहीं बनाया है यहाँ पर, एडी का एक कंपोनेंट है आई वो नहीं बनाया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इकोनॉमी एट द 60। सो ट्राई टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस शेड्यूल, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो ध्यान रखनी है। और आप एक्सप्लेन कर बनाना चाहते हैं तो ये इस तरीके से सारे कंपोनेंट के साथ बनेगा। अगर आप सिंपल कर प्रेफर करते हैं सो दिस विल बी इक्विलिब्रियम। विल टॉक लेटर अबाउट द डिसइक्विलिब्रियम्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।